नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से भर दिया है अपना पर्चा। जी हां, नामांकन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नामांकन हुआ है, जिसके बाद विपक्षी नेता काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं बनारस को लेकर। जी हां, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता उद्धव यानी कि संजय राउत का कहना है कि वाराणसी के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट का फेयरवेल दे रहे हैं। और ये बौखलाहट और ये बयान इसीलिए दिया गया है संजय राउत की तरफ से कि दरअसल जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में करने गए अपना नामांकन, उस समय पर काफी ज्यादा भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए वहां पर पहुंची। और इसीलिए उन्हीं तमाम भीड़ को देखकर जो है वो संजय राउत कह रहे हैं वाराणसी की जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट का फेयरवेल जो है वो दे रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके कॉमेडियन श्याम रंगीला ने अब नए ही आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं देश में लोकतंत्र नहीं है क्योंकि मेरा नामांकन नहीं हो पा रहा है। मैं सवेरे से 9 बजे से आकर यहाँ पर खड़ा हूं। और वहीं उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमेडियन श्याम रंगीला से डर गए हैं, जो कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही मिमिक्री करके और उनकी आवाज निकालकर जो है वो पैसे कमाने का काम करते थे। पहले हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के नेता संजय राउत की। जिस तरीके से संजय राउत अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औरंगजेब से तुलना कर देते हैं, तो कभी जो सरकार जा चुकी है वो ये तक कहते हैं कि महाराष्ट्र में फिर एक बार सरकार बनेगी। और फिर से उन्हीं गुट के नेता यानी कि यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इस बार। और यहाँ की जो जनता है यानी कि वाराणसी की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट का फेयरवेल दे रही है। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो भीड़ पर ये कहते हैं कि भीड़ जो है वो यानी कि क्या रिजल्ट रहने वाले हैं ये मैं नहीं बता सकता, पर इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दोबारा पीएम नहीं बनेंगे। रिजल्ट जो है वो 4 जून को आने वाले हैं। इसी के साथ तमाम मुद्दों पर भी संजय राउत ने जो है वो जिक्र की है, जिसमें से अजीत पवार के गुट के नेता सुनील तटकरे यानी कि इसी कार्यक्रम को लेकर जो है बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में जाना चाहते थे। इस बार यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी बात के पक्के आदमी है, शिवसेना बिल्कुल भी बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहती है। सुनील तटकरे के दावे गलत हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। आपके लिए बता दें कि संजय राउत ने यह दावा किया है कि संजय यानी कि जो एनसीपी के नेता हैं सुनील तटकरे, और उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है अब वो भी बीजेपी के साथ मर्ज होना चाहती है। तो इस पर जो है वो संजय राउत कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो आधारहीन है, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, उनके आरोपों को लेकर सत्यता में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। साथ ही संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की एकता का परीक्षण 4 जून के बाद हो जाएगा। इसी बीच संजय राउत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फिर एक बार सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। संजय राउत ने कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तुलना बुलबुलों से की और बीजेपी की एकता पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया है कि शिंदे और पवार को चुनाव में कोई सीट नहीं मिलेगी और उनकी पार्टी एमवीए 30 से 35 सीटें जीतेगी। देखिए, आणि संपूर्णपणे खाजगी वाटाघाटीद्वारे हे भूसंपादन झालेलं आहे आणि किमान 800 कोटी रुपयाचा व्यवहार, 800 कोटी रुपयाचं मनी लॉन्ड्रिंग हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा आहे। हा पैसा कुठे गेला, कोणाकडे गेला? महानगरपालिकेचे अधिकारी, तुम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या खिचडी, कोविड या प्रकरणात अधिकाऱ्यांची चौकशी करता, त्यांना अटक करता, त्यांच्यावर ईडीची कारवाई होते। ही सरळ सरळ महानगरपालिकेची लूट आहे, नाशिक महानगरपालिकेची।
आणि माझ्या हातामध्ये 800 कोटी रुपयाचे प्रकरण आहे। या सगळ्याचे मुख्य लाभार्थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे नगरविकास खात्यातले अधिकारी आहेत, त्यांचे बिल्डर आहेत। हे सगळे बिल्डर 2 दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री नाशिकला आलेले असताना त्यांच्या व्यासपीठावरती अगदी व्यवस्थित आरामात बसलेले आहेत। त्यातले हे ठक्कर दिसतात आहेत तुम्हाला, मुख्यमंत्र्यांच्या कानामध्ये काय सांगतात, त्यांच्या बाजूला बसले। याची चौकशी जर मुख्यमंत्री करणार नाहीतच, पण भ्रष्टाचाराचा उच्चाटन करण्याची जी घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केली आहे, देवेंद्र फडणवीस करत असतात अधूनमधून, ते खोटं आहे, सोडून द्या। तरी आमचं कर्तव्य आहे की याची चौकशी ताबडतोब व्हावी, एसआयटी स्थापन करावी, हे प्रकरण ईडीकडे द्यावं, गुन्हे दाखल व्हावेत। या अपहाराबद्दल नाही झालं तर साधारण जेव्हा हे आमचं सरकार बदलेल, यांचं सरकार बदलेल दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात, तेव्हा या 800 कोटीच्या घोटाळ्यातील सर्व लाभार्थींना मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणामध्ये आम्ही तुरुंगात पाठवल्याशिवाय राहणार नाही। माझं तर आव्हान आहे या मुलूंच्या नागड्या पोपटलाला, या संदर्भात माझ्याबरोबर बसा माझ्या पत्रकार परिषदेला, बरं का? तुम्ही शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर बोलताना आणि ते सगळे भ्रष्टाचारी आपल्या वॉशिंग मशीनमध्ये टाकताना, इथं तुमच्याच वॉशिंग मशीनमधले लोक आहेत, परत बाहेरून भ्रष्टाचार करतायत। तर मुलूंच्या नागड्या पोपटलालनं माझ्या बाजूला बसावं आणि या संदर्भात चर्चा करावी आणि त्यांनी तुम्हाला माहिती द्यावी। एकतर्फी भ्रष्टाचाराची लढाई होत नाही महाशय। काल मुंबईमध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला, दुर्घटना घडलेल्या आहेत, होर्डिंग पडून जवळपास 14पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झालेला आहे। तर ह्यामध्ये एक होर्डिंगचे मालक आहेत भावेश भिंडे भिंडे आणि त्यांच्याबरोबरचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर भाजपकडून टाकला जातोय की उद्धव ठाकरे त्यांच्यासोबत आहे। बरं, मग त्यांनी परवानगी दिली असं भाजपचं म्हणणं आहे। 2.5-3 वर्षापासून महापालिकेचं शासन कोणाचं आहे? शिवसेना सत्तेत आहे का? भाजपचंच राज्य आहे ना, प्रशासनाचंच राज्य चालू आहे ना। मी जे म्हणतोय ह्यावर बोला, 800 कोटीच्या भ्रष्टाचारावर यांना कोणी परवानगी दिली? होर्डिंग, बेकायदेशीर होर्डिंग हा मुंबईला लागलेला शाप आहे। गेल्या 2.5-3 वर्षापासून मुंबईमध्ये कोणाचंही राज्य नाही, ना शिवसेनेचं ना कोणाचं। भारतीय जनता पक्ष, शिंदे गट हे प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्य करत आहे। त्याच्यामुळे कालच्या अपघाताला आणि मृत्यूला हेच जबाबदार। काही वेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उमेदवारी अर्ज दाखल करतायत। एनडीएमधले 6 मुख्यमंत्री आणि 18 मंत्री उपस्थित राहणार आहेत। मोठं शक्ती प्रदर्शन आहे वाराणसीमध्ये। हा त्यांचा निरोप समारंभ आहे आणि जेव्हा एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचा निरोप समारंभ होतो तेव्हा असे लोक उपस्थित राहतात, बरं का? आता याआधी उद्धव ठाकरे त्यांचा अर्ज भरताना उपस्थित राहिले, ह्यावेळेला ते नाही। त्याच्यामुळे ही त्यांची निरोपाची जी यात्रा आहे त्या यात्रेमध्ये त्यांचे लोक उपस्थित राहतील। हे त्यांचं फेअरवेल आहे वाराणसीत, आणि फेअरवेल हे एखाद्या तीर्थस्थानी होणं ही चांगली गोष्ट असते, मोक्ष मिळतो राजकीयदृष्ट्या। माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी एक मुलाखत दिली, त्यांनी असं म्हटलं की बहुमत पण गाठणार नाही भाजप, 272चा आकडा गाठता येणार। बरोबर आहे, आम्ही वारंवार सांगतोय ना, मोदी तो गियो। मोदी वाराणसीमध्ये सुद्धा त्यांना विजयासाठी झगडावं लागेल अशी परिस्थिती आहे। मोदींचं देवत्व, संतत्व सगळं संपलेलं आहे आणि यापुढे नरेंद्र मोदी हा अध्याय देशाच्या राजकारणातून संपलेला असेल। बहुमत काय, साधं बहुमत जरी मिळालं तरी फार तेही मिळत नाही त्यांना। भारतीय जनता पक्ष 200च्या वर जात नाही आणि त्यांचे मित्र पक्ष 30-32 मिळून 230च्या वर यांची गाडी अडते। मैंने कहा था पहले ही कि वो अपने बयान और ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर लगातार सुर्खियों में जो है वो संजय राउत रहते हैं, और फिर एक बार उन्होंने कह दिया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वही महाराष्ट्र में 30 से 35 सीटें वो एमवीए लेकर आएगा, वो कांग्रेस और शिवसेना और कांग्रेस के एमवीए गठबंधन लेकर आएगा, जो गठबंधन में से काफी नेता जो है वो पार्टी छोड़कर वहां की जो सरकार है एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी की, उसमें शामिल हो चुके हैं।
यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार में जाकर शामिल हो चुके हैं। पर जो बचे कुछ नेता हैं संजय राउत के पास, उनको लेकर वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो गठबंधन है एमवीए और जो इंडी गठबंधन है, ये 30 से 35 सीटें जो है वो लेकर आएगा। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि जब उद्धव ठाकरे के चहीते और काफी ज्यादा करीबी संजय राउत की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया हो। उन्होंने इससे पहले भी काफी ऐसी तरीके के बयान दिए हैं और अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं। संजय राउत ये तक कह चुके हैं कि अगर बीजेपी ने 2019 में अपने वादे पर कायम रहते हुए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया होता तो राजनीतिक परिदृश्य अलग ही होता। उन्होंने गुजरात के कारोबारियों पर महाराष्ट्र में गेम खेलने का भी आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा है कि वो उस पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे जिसने उन्हें सब कुछ दिया है और वे बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलने की भविष्यवाणी जो है वो संजय राउत की तरफ से की गई है। खैर, देखना अहम रहेगा क्या वाकई में संजय राउत की यह भविष्यवाणी 4 जून को सत्य होगी या फिर विपक्ष के अरमानों पर फिर एक बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर फिर जाएगा पानी। जिस तरीके से विपक्ष लगातार एक बात ही दोहरा रहा है, चाहे फिर वो केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर उनके करीबी दोस्त संजय राउत हो। दरअसल आपके लिए बता दें कि अब एग्जिट पोल भी जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। जो विपक्ष की बातें हैं वो एग्जिट पोल के आंकड़ों से बिल्कुल भी मेल खाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और अगर हम बात करें वाराणसी की सीट से, ये वही सीट है जहां 2019 में केजरीवाल भी चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे, पर वो दबे पांव जो है वो पीछे दौड़ाए। और ये वाराणसी की वही सीट है जिस सीट को लेकर राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी छोड़ चुके आचार्य कृष्ण प्रमोद चैलेंज कर चुके हैं कि राहुल गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए था। और ये बात सिर्फ आचार्य कृष्ण प्रमोद की तरफ से ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राहुल गांधी से कह चुकी हैं। अब उसी सीट को लेकर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो नामांकन कर दिया, अब उनके नामांकन को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कॉमेडियन श्याम रंगीला और वो ये कह रहे हैं कि हमें नामांकन भरने का फॉर्म भी नहीं मिला है। पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में टाल ठोकने की तैयारी करने वाले श्याम रंगीला को मौका नहीं दिया गया है, जिस पर उनके समर्थक कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं। पर इस पर हम जनता की भी नजर डालते हैं क्योंकि यही जनता जो है वो इस बार हिसाब करने वाली है कि आखिरकार वो किसको सत्ता में लेकर आएंगे और किसे जनता सत्ता में नहीं लाना चाहती है। एक तरफ श्याम रंगीला कह रहे हैं कि मैं सवेरे 9 बजे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूं पर मेरा नामांकन नहीं हुआ। वही जो जनता है वो ये कह रही है कि इसको आपको लगता है कि आप बहुत बड़े वीआईपी हैं या कलेक्टर हैं, खुद जाइए और पर्चा भरवा कर आइए। और वहीं ये कह रहे हैं कुछ लोग कि कागज लाइन में लगने से मिलता है। भैया, जो नॉमिनेशन है वो लाइन लगने से होगा, ना कि आप जहां खड़े हैं वहां कलेक्टर साहब खुद आकर आपको जो है वो नॉमिनेशन का पर्चा देंगे। और जिस सीट को लेकर आज यानी कि कॉमेडियन रंगीला कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है, लोकतंत्र नहीं है, प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं, तो देखिए जहां एक तरफ कॉमेडियन रंगीला जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें पर्चा भरने नहीं दिया जा रहा है, हम सवेरे 9 बजे से यहां पर खड़े हैं। पर जानकारी के लिए आपके लिए बता दें, अगर आज नामांकन का आखिरी दिन है तो आज ही 14 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इसी सीट से नामांकन किया है, जो सिर्फ बनारस से ही नहीं बल्कि देश भर से यहां पर नामांकन करने के लिए आए थे, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। फिर पता नहीं क्यों कि कुछ लोग इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं कि वो 9 बजे से यहां पर खड़े हैं और उनको अभी तक नामांकन का पर्चा नहीं दिया गया है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सामने आ ही जाएगा और देखना अहम रहेगा, क्या आज नामांकन कर पाएंगे कॉमेडियन रंगीला या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।